डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिकी का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे और बारीकी से उसकी परिभाषा को समझेंगे, ताकि इससे संबंधित अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो एक भी नहीं छूट सके। तो इससे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपके लिए मैं लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे तनिक भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वो लाइक और सब्सक्राइब मुझे उत्साह भर देगा और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलें। तनिक भी दिक्कत हो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस इतना सा सपोर्ट यदि आप मेरे लिए कर देते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मैं लगातार आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर। तो दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उसका नाम लिखें। ये क्वेश्चन पता नहीं कितना बार आया है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उसका नाम लिखें, या दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि का मतलब क्या होता है, यानी नज़र आना, ठीक है ना। तो मानव नेत्र का वैसा दोष जब कहता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़े या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़े, तो इस दोष को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष। इसे फिर से समझा जाए कि दृष्टि दोष किसे कहेंगे। तो मानव नेत्र का वैसा दोष जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता हो या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता हो, तो इस दोष को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसका नाम क्या होगा। तो पहला है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब दूसरा का नाम क्या है, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा का क्या नाम है, तीसरा का नाम है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। अब ये तीनों को क्या करना है, हमें बारी बारी से इसका परिभाषा को समझना है, क्योंकि परिभाषा भी इसका पूछा जाता है, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो देखिए शब्द में ही इसका आंसर है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। कोई बच्चा क्या करता है कि निकट दृष्टि दोष समझ आता है कि वो निकट की दृष्टि नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि निकट का जो वस्तु है वो साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि इसमें दोष लिखा हुआ। तो ये सोचना उसका गलत है। इस वर्ड में क्या बोल रहा है कि निकट की दृष्टि है, यानी जब किसी मनुष्य को या आँख का वैसा दोष जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, तब क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। समझ में आया। इसे फिर से समझें कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट की दृष्टि है, लेकिन दोष क्या है, खराबी क्या है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा कि आँख का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। अब एगो ही याद हो गया ना, तो दूसरा का भी खुद याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब क्या हो गया कि दूर दृष्टि। तो दूर दृष्टि का मतलब क्या, आँख का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन दोष क्या है कि नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस दोष को क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अब आता है कि जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता का मतलब क्या है, देखिए बुढ़ापे की अवस्था में क्या है कि जो नेत्र लेंस होता है ना, जो आँख में जो लेंस होता है उसका लचक कम हो जाता है। अब लचक कम होने के कारण क्या है कि जो सिलियरी पेशियाँ हैं वो सामंजन करता है, समझे, तो सामंजन करने की जो क्षमता उसमें घट जाता है, ठीक है ना। सिलियरी पेशियाँ की किस प्रकार सामंजन करता है कि नज़दीक का वस्तु अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसको सामंजन करके स्पष्ट रूप से देखेगा, ठीक है ना। दूर की वस्तु अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो सिलियरी पेशियाँ क्या करता है, उसको सामंजन करता है, तब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनता है। तो यही बुढ़ापे की अवस्था में क्या होता है कि नेत्र जो लेंस है इसका लचक कम हो जाता है, और कम होने के कारण क्या है कि सिलियरी पेशियाँ की जो क्षमता होती है सामंजन करने का
वो सामान्य क्षमता घट जाता है, जिसके कारण क्या है कि उस मनुष्य को न तो नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा और न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो इस दोष को क्या कहेंगे? जरा दूरदर्शिता। ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, दूर का नहीं। और दूर दृष्टि में क्या था कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, नज़दीक का नहीं। और जरा दूरदर्शिता में क्या है कि न तो निकट का दिखाई पड़ेगा और न तो दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ये था दृष्टि दोष। अब इसमें क्या है, कभी कभी जो है ना इसको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष अगर आँख में हो गया तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करना है या इसके उपचार के लिए क्या है, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या हो जाएगा, इसमें उत्तल लेंस का व्यवहार होगा। ठीक है। अब एक आता है जरा दूरदर्शिता। अब सोच सकते हैं इसमें तो दोनों दृष्टि नहीं था, ना तो दूर वाला था ना तो नज़दीक वाला था। तो इसमें क्या होगा, इसको कहते हैं बाईफोकल। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल लेंस क्या होता है? इसमें क्या है कि जो चश्मा होता है ना, इस चश्मे में ऊपर दूसरा लेंस होता है, नीचे दूसरा लेंस होता है। ठीक है ना। ऊपर वाला दूसरा लेंस होता है, नीचे वाला दूसरा लेंस होता है, यानी दोनों प्रकार का लेंस होता है, उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। तो ये हो गया बाईफोकल लेंस। ये किस दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता को। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो अभी हमने क्या किया, इसको आसान तरीके से समझा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो इसका परिभाषा हमने देख लिया कि निकट दृष्टि दोष क्या था कि आँख का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। इसे दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। इसका आंसर लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार क्या है कि दूर दृष्टि दोष पूछ देता है कि दूर दृष्टि दोष क्या है। तो आँख का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। और इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर क्या है, कभी कभी पूछ देता है कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, क्यों हो जाता है निकट दृष्टि दोष या क्यों हो जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। तब इसको किस प्रकार समझेंगे, ये देखिए। जैसे सबसे पहला कारण जो है ना, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। अगर कारण पूछेगा तो कारण क्या है, तो सबसे पहला जो है ना नेत्र गोलक। ठीक है ना, यानी नेत्र की जो गोलाई है, तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है, नेत्र गोलक का अधिक लंबा हो जाना। ठीक है ना। अधिक कैसा हो जाना, लंबा हो जाना। अब इसको समझा जाए कि लंबा होने से क्या हो जाएगा। तो देखा जाए, ये मान लिया जाए कि पहले इस तरह से नेत्र गोलक था, आँख की गोलाई जो है इसे इस तरह से था, लेकिन अब कैसा हो गया, तो अब इस तरह से हो गया। अब देखा जाए, यहाँ पर लेंस लगा हुआ था, यहाँ पर क्या था, रेटिना था। तो इसके बीच की दूरी क्या है, ये था। लेकिन अब जो है ना, अब नेत्र गोलक का जो लंबाई है, लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेंस है और यहाँ पर क्या है, रेटिना है। तो पहले इसके बीच की जो दूरी था वो क्या है, कम था। लेकिन जैसे ही नेत्र गोलक लंबा हो गया तब क्या हो गया, इसका दूरी जो है ना, ये दूरी अधिक हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा कि नेत्र गोलक का अधिक लंबा हो जाना, अर्थात क्या हो जाएगा बताइए। तो लंबा हो गया तो क्या हो गया कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया। ठीक है ना। नेत्र लेंस और रेटिना, ठीक है, रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया, बढ़ जाना। ये बढ़ गया। ये था पहला कारण। ठीक है ना। अब दूसरा कारण होता है लेंस से। तो लेंस क्या हो जाता है, दूसरा जो है ना नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ठीक है ना, मोटा हो जाना। अब बताइए, नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये जो है ना, ये नेत्र लेंस है। ठीक है, पहले इतना था, इसका फोकस दूरी मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक है। अब जो है आवश्यकता से अधिक मोटा हो गया। अब देखिए लेंस ऐसा मोटा हो गया तो फोकस दूरी जो यहाँ था
अब क्या हो जाएगा, ये फोकस दूरी जो है ये क्या हो जाएगा, पहले इतना बड़ा था, अब क्या हो जाएगा, जैसे जैसे मोटा होगा वैसे फोकस दूरी कम जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, अर्थात क्या हो जाएगा बताइए, फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अर्थात फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, ये इसका दो कारण था निकट दृष्टि दोष का। अगर दूर दृष्टि दोष पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या था कि नेत्र गोलक अधिक लंबा हो गया था, तो उसमें क्या हो जाएगा कि नेत्र गोलक जो है अधिक क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि रेटिना जो है ना, रेटिना प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ, लेकिन जब छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए तो रेटिना ही बाहर हो गया, समझे, यानी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। उसी तरह से इसमें क्या है कि ये अगर लंबा हो जाएगा तो ये भी जो है ना, ये रेटिना जो है रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। तो दोनों स्थिति में जो है रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी स्पष्ट वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि निकट दृष्टि दोष का जो कारण है वो दूर दृष्टि दोष का एकदम जस्ट उल्टा है। इसमें पहला क्या था कि नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, अगर फिर कहता है कि नेत्र लेंस का अगर मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कम जाएगा, ये था निकट दृष्टि दोष का कारण। और दूर दृष्टि दोष का क्या हो जाएगा कि आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगा, लंबा के बदले क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा नेत्र गोलक। और इसमें नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस वो पतला हो जाएगा, तो पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। ये था क्या, दोनों का कारण। अब ये क्वेश्चन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र वर्णन करें। तो सचित्र वर्णन करना है तो इसको सबसे पहले हमको चित्र बनाना होगा। तो चित्र बनाना है किस तरह से, तो पहले हमको प्रिज्म बनाना होगा। ठीक है, तो प्रिज्म बनाएं। इसमें क्या किया जाता है, श्वेत प्रकाश को इस पर गुजारा जाता है। श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है और 7 रंगों का मिश्रण क्या हो जाता है, वो श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सूर्य का प्रकाश लिखेंगे या श्वेत प्रकाश लिखेंगे। ठीक है, चित्र इसी तरह से बनाना है। अब ये श्वेत प्रकाश जैसे ही कहता है कि प्रिज्म में प्रवेश करता है, तब ये कितने वर्णों में बांट देता है, ये 7 रंगों में बांट देता है। ठीक है, ये कितना वर्ण हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक और खींच देते हैं, ये हो गया 7। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, ये 7 रंगों की एक पट्टी तैयार हो जाती है और इस पट्टी को पता है क्या कहते हैं, ये हो गया पर्दा। ठीक है, ये हो गया पर्दा। तो ये पर्दा पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। ये कहाँ से आया, तो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट दिया, यानी 7 प्रकाश में बांट दिया। ठीक है ना, 7 रंग वाले प्रकाश में बट गया। ये कौन सा है, इस रंग का नाम क्या है, इस रंग का नाम है बैजानी ह पिनाला। ठीक है ना, बैजानी ह पिनाला। पूछेंगे सूर्य में 7 रंग है, 7 रंगों का नाम क्या है, तो बैजानी ह पिनाला। तो बै से क्या हो जाएगा, तो बै से हो जाएगा बैगनी। ठीक है, और जा से क्या हो जाएगा, जामुनी, और नी से क्या हो जाएगा, नीला, और हा से क्या हो जाएगा, हरा, और पी से क्या हो जाएगा, तो पीला। ठीक है, और ना से क्या हो जाएगा, नारंगी, और ला से क्या हो जाएगा, लाल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंगों की जो है ना यहाँ पर पट्टी प्राप्त होता है। तो इस पट्टी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वर्ण क्रम। ठीक है, या वर्ण पट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको परिभाषा क्या है, तो वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो वर्ण विक्षेपण के मतलब हो गया कि सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसको फिर से समझा जाए कि जब सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म के द्वारा क्या कहता है, 7 रंगों में बांट दिया जाता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, यानी श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे नीचे जो कलर होगा ये होगा बैगनी का। कौन सा कलर होगा, तो बैगनी का, क्योंकि इसका विक्षेपण जो है ना, इसका विचलन ज़्यादा होता है। बैगनी का विचलन ज़्यादा होता है और इसका तरंगदैर्ध्य भी जो है ना वो सबसे कम होता है। अब इस लाल जो है ना, लाल ऊपर में रहता है, याद रखना है,
कि लाल सबसे ऊपर में रहेगा और बैंगनी सबसे नीचे रहेगा। इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसका विचलन कम होता है, इसलिए क्या है कि ये सबसे ऊपर होता है। ठीक है। अब बीच में क्या है, बीच में यहाँ जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला, नारंगी, उसके बाद फिर लाल हो गया। तो चित्र हमको इसी प्रकार बनाना है। ठीक है। इसका नाम लिख देना है कि प्रिज्म है, इधर क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर पर्दा लिखा जाएगा। और ये जो 7 रंगों की पट्टी है इसको क्या कहेंगे, इसको वर्णक्रम या वर्णपट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्णपट बोलेंगे। ठीक है। ये था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो इस वायुमंडल में क्या है कि गैस के अणु और परमाणु होते हैं। तो वो क्या करता है कि वो सूर्य के प्रकाश को पहले अवशोषित करता है और फिर उस प्रकाश को क्या करता है, पुनः उत्सर्जित कर देता है, यानी चारों तरफ फैला देता है। तो प्रकाश को क्या है कि गैस अणुओं के द्वारा ये चारों तरफ फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन, यानी प्रकाश को चारों तरफ फैला देना। फिर से समझा जाए कि जब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो इस वायुमंडल में गैस के अणु और परमाणु क्या करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं और पुनः क्या करता है कि उस प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश को फैला देना। अब इसके बाद है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। इसमें दूर वाला नहीं पूछ रहा है, इसमें न्यूनतम पूछ रहा है। ठीक है ना। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है तो उस न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। इसको फिर से समझा जाए कि जिस न्यूनतम दूरी यानी वह कम से कम दूरी जहाँ से कहता है कि वस्तु को साफ साफ देख सकता है तो उस न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी साफ साफ देखने का जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। अब इसमें क्या है कि इसको लिखा जाता है किस प्रकार, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को हम डी से लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक सामान्य नेत्र के लिए अगर पूछेगा कि अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है तो सामान्य नेत्र के लिए क्या है, ये 25 सेमी है। ठीक है ना। 25 सेमी इसका अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, याद रखना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, ऑप्शन में मीटर दे देगा, सेंटीमीटर देगा, एमएम दे देगा। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेमी यानी 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों। तो इसका कारण ये है कि लाल रंग का जो होता है ना, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, तरंगदैर्ध्य। ठीक है। तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। और क्या होता है, इसका विचलन कम होता है, विचलन कम होता है। ये 2 बात याद रखना है। ठीक है ना। इन्हीं 2 कारणों से क्या है कि इसका जो है ना उपयोग रेलवे के सिग्नल में किया जाता है। किस रंग का, तो लाल रंग का। फिर से इसको समझा जाए कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। कारण ये है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और कहता है कि उसका विचलन कम होता है, यानी मुड़ता नहीं है, वो सीधा क्या है कि हमारी आँखों तक पहुँचता है। इसके कारण क्या है कि तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण सीधे हमारी आँखों तक आता है, उसका विचलन कम होता है। और क्या होता है कि धुंध या कोहरा यानी कुहासा भी रहता है ना, तो वो प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचता है और हम उस लाइट को क्या है साफ साफ देख पाते हैं और हम सावधान हो जाते हैं कि अभी आगे नहीं जाना है, क्योंकि लाल वहाँ खतरा का निशान बता रहा है। ठीक है। तो ये 2 बात याद रखना है कि रेलवे सिग्नल जो है वो लाल रंग का क्यों होता है। ठीक है ना। क्योंकि तरंगदैर्ध्य जो उसका अधिक होता है, उसका विचलन कम होता है। तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या है, वो प्रकाश सीधे हमारी आँखों तक पहुँचता है और हम उसको साफ साफ देख पाते हैं। ये कोहरा में भी या धुंध कहिए, ठीक है ना, कोहरा, धुंध या कुहासा में भी कहता है कि हमारी आँखों तक वह लाइट पहुँच जाता है, जिससे हम सावधान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताइए। अब यहाँ पर क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब दोनों में अंतर क्या है, चलिए इसमें कम से कम 3 अंतर जरूर हमें याद रखना है। पहला क्या होगा कि निकट दृष्टि यानी निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, ये लिख लेना है
कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। ये हो गया। अब दूसरा क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। इसमें किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस का व्यवहार होता है, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए या इसके उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या होगा? इसके कारण पर चले जाइए। दृष्टि दोष में क्या है कि नेत्र गोलक अधिक लंबा हो जाता है, ठीक है ना। नेत्र गोलक कैसा हो जाता है? निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक अधिक लंबा हो जाता है, ठीक है ना, अधिक लंबा हो जाता है, ठीक है। और इसमें नेत्र गोलक कैसा हो जाता था? इसमें नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है ना, छोटा हो जाना, ठीक है। ये हो गया कि इसमें नेत्र गोलक का अधिक लंबा हो जाना, इसमें नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और क्या था दूसरा? लेंस पर चले जाइए। लेंस पर क्या था कि इसमें नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। और इसमें क्या है कि नेत्र लेंस क्या हो जाता है? आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, पतला हो जाना या हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से लिखना है। इसको एक बार फिर रिवीजन कर लिया जाए कि पहला अंतर क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। फिर क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या है कि नेत्र गोलक अधिक लंबा हो जाता है और दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या है कि नेत्र लेंस जो है ना वो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है जिससे फोकस दूरी जो है वो कम जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है? पतला हो जाता है जिससे फोकस दूरी जो है ना वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री, तो अंतरिक्ष यात्री होता है कहाँ? अंतरिक्ष यात्री उस ऊंचाई पर होता है जहाँ पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता, ठीक है। यानी क्या लिखना है इसको आंसर कि अंतरिक्ष यात्री उस स्थान पर या उस ऊंचाई पर होता है जहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। जब कहते हैं कोई वायुमंडल नहीं है तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रकीर्णन में हमने क्या देखा? प्रकाश के प्रकीर्णन में हमने ये देखा कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है कि जो गैसों के अणु और परमाणु है उसको अवशोषित करता है और फिर क्या करता है कि उसको उत्सर्जित कर देता है, चारों तरफ फैला देता है। तो अंतरिक्ष यात्री जिस ऊंचाई पर होता है वहाँ वायुमंडल नहीं है तो वहाँ गैस के अणु नहीं होंगे। जब गैस का अणु नहीं होगा तब क्या होगा कि प्रकाश को प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। इस कारण से क्या है कि आसमान जो है ना वो क्या है? नीला नहीं दिखाई देगा बल्कि काला दिखाई देगा। आंसर समझ में आ गया? तो ये सब सारे क्वेश्चन जो था ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावे और जो क्वेश्चन है उसको हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन लेकर के अगला वीडियो में।